नमस्कार दोस्त, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हम लोग। दिल्ली के चुनाव में के परिणाम आए 10-11 दिन हो गए और अभी तक मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ। अभी से कुछ देर बाद ये इस समय जब मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिल्ली में शायद आम आदमी की भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग होगी और कोई निर्णय निकल कर आएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जो यूट्यूबर समाज है वो अभी भी अटकलें लगाया जा रहा है, कारण बता रहा है कि क्यों क्या रणनीति होगी बीजेपी की और क्या सोच होगी इसके पीछे की नया मुख्यमंत्री कौन बनाया जाए। एक यूट्यूबर कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वो होगा जिसका कोई बैगेज नहीं हो, जिसके पास पहले से कोई उसकी पे कोई आरोप नहीं हो, उसने कोई कार्य नहीं किया हो ताकि उस पर कोई इनएफिशिएंसी वगैरह का आरोप लगाया जाए। और इसमें वो सिरसा को सबसे आगे मान रहे हैं, दूसरे यूट्यूबर रेखा गुप्ता को मान रहे हैं। कौन होगा ये पता नहीं, 48 में से कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए और इंतजार करेंगे, हमें पता लग जाएगा और फिर उसका विश्लेषण होगा और कारण बताए जाएंगे। और कुछ विश्लेषक जिनका अनुमान सही निकलेगा वो कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था। खैर, लेकिन आज मैं मेरा विषय दिल्ली का चुनाव नहीं है, आज मैं बिहार की बात करना चाहता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार अभी हाल ही में दिल्ली में आए थे और उन्होंने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ चर्चा की थी। नीतीश कुमार बिहार की एक जो राजनीति है उसका एक बहुत बड़ा अनबुझ पहेली है कि वो कब किस तरफ चले जाए। नीतीश कुमार 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले शायद 2099 में या उससे पहले से जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने से वो एनडी के साथ में रहे थे। और जॉर्ज फर्नांडिस ने एक समन्वयक का काम किया था एनडीए और अपनी समता पार्टी या फिर बाद में जो जेडीयू बनी उसका। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने जब अपनी पार्टी बनाई तो अप्रासंगिक कर दिया था जॉर्ज फर्नांडिस को। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उसमें रक्षा मंत्री थे और नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। उसके बाद 2005 में एक छोटे अल्पमत सरकार उन्होंने बनाई थी और उसके बाद 2005 में जो चुनाव हुए उनमें पूर्ण बहुमत लेके पहली बार एनडीए सरकार यानी बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। और उसके बाद 2010 में उनको भारी भरकम बहुमत मिला था। लेकिन 2013 आते आते उनकी उन्होंने बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद बीजेपी ने बनाया, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया था। और नरेंद्र नीतीश कुमार खुद ये समझते थे कि वो नरेंद्र मोदी के समकक्ष हैं और एनडीए के प्रधानमंत्री वो हो सकते हैं, तो उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। और फिर जब 2000 के जो आम चुनाव हुए थे तो वो नीतीश कुमार बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल ने अलग अलग लड़ा था और इसमें बीजेपी को 30 के ऊपर सीटें मिली थी। इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था और उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन इनका जो ये नैतिक आबादी है थोड़े दिन में ही खत्म हो गई जब जीतन राम मांझी ने उनका कहना मानना बंद कर दिया और अपने इंडिपेंडेंटली सरकार चलाने की कोशिश करने लगे। तो ये नागवार गुजरा नीतीश कुमार को, उन्होंने फिर से जीतन राम मांझी को हटाया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जो उनने गठबंधन किया राष्ट्रीय जनता दल से और 2015 का चुनाव वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही लड़े और जीते। लेकिन जैसा था कि वो अनकंफर्टेबल थे लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे उनके व्यवहार से और उनके कंट्रोल करने से। तो किसी तरह 2017 के लगभग वो वापस एनडीए में आ गए, बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। इस समय जो मुख्य भूमिका निभाई थी इन दोनों के बीच में एक तरह से जो संबंध संजोए की या मैं ब्रोकर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इस तरह का कुछ जो भी उसने दोनों के बीच में समायोजित किया था वो थी स्वर्गीय अरुण जेटली ने, जो कि नीतीश कुमार के मित्र थे। तो 2017 में ये हो गया। इस पर फिर उन्होंने मिलकर 2020 में जब साथ में चुनाव लड़ा तो उस समय अ, रामविलास पासवान के पुत्र उन्होंने उनकी मृत्यु के सहानुभूति के तहत काफी जन सहयोग या जन समर्थन हासिल किया और उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, एनडीए और नीतीश कुमार से अलग चुनाव लड़ा। और फिर नतीजे के तौर पर यह हुआ कि नीतीश कुमार की जो संख्या थी, सीटों की संख्या, वो 2005 में जब से उनका एनडीए का गठबंधन हुआ उसमें सबसे कम 43 सीट पे रह गई। और हालांकि चिराग पासवान की पार्टी को एकमात्र सीट मिली, लेकिन उन्होंने इस बात की खुशी मनाई कि उन्होंने 20 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी को हरवा दिया।
रामविलास पासवान को बताते हैं कि सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक भारतीय राजनीति का कहा जाता है। वो पहले एनडीए सरकार में थे, फिर यूपीए सरकार में थे, और उसके बाद वापस जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो वो भी उसमें मिनिस्टर बने। यानी कि जिस तरफ सत्ता मौसम जिस तरफ अच्छा होता है उस तरफ वो पलट जाते थे। तो देखा जाए तो वो नीतीश कुमार से थोड़ा एक स्टेप आगे थे। ऐसा एक दूसरा उदाहरण था अजीत सिंह का, जिनका राष्ट्रीय लोक दल था। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में मंत्री थे, और उसके बाद यूपीए की जो गवर्नमेंट बनी उसमें भी मंत्री थे। हालांकि बाद में जब उनकी बहुत ज्यादा प्रासंगिकता नहीं रही तो फिर वो दोनों से ही बाहर हो गए, और फाइनली जो आरएलडी में उनके पुत्र हैं जयंत चौधरी, वो फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो ये घटनाक्रम था। उसके बाद जब जो 2017 के चुनावों में जो उनको झटका लगा था, ये नीतीश कुमार नहीं भूले थे, तो उन्होंने 2022 आते आते फिर से एक बार पलटी मारी, और वो एनडीए छोड़कर, बीजेपी का साथ छोड़कर फिर से लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में चले गए, और उन्होंने फिर से शपथ ली। इसके बाद उन्होंने जनवरी के शुरू में ये मौका देखा कि शायद बीजेपी कमजोर पड़ रही है, और राष्ट्रीय अपनी उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जागी, और उन्होंने सारे विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश की। और उन्होंने एक पहला अधिवेशन जो गैर भाजपाई पार्टियां, विरोधी पार्टियों का था, उनको पटना में बुलाया, और वहां पर एक तरह से जो इंडी गठबंधन है उसकी नींव रखी गई थी। और उसमें वो चाहते थे कि या तो उसमें वो संयोजक बने, या फिर जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की, वो कुलांचे मार रही थी। तो उन्होंने ये सब किया, और इसी के चलते उन्होंने पटना में ये अधिवेशन बुलाया। लेकिन फिर बेंगलोर के आते आते वो इस बात को उनको लगने लगा कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, इसमें बहुत लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, और कांग्रेस में राहुल गांधी और फिर धीरे धीरे से जो उन्होंने जो ये चालू किया था, इसको हाईजैक कर लिया था। और नीतीश कुमार बहुत जल्दी समझ गए कि ये चलने वाला नहीं है, और इसमें उनकी कोई विशेष भूमिका भी नहीं रहेगी। तो उन्होंने फिर 2023 में पाला बदल के बीजेपी के साथ आ गए, और अब वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। और उनको कई बार जो उनका डायलॉग था कि मैं मर जाऊंगा फिर भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, वो अब ये कहते हैं कि एक बार गलती हो गई, अब दूसरी बार अब इस बार ये गलती नहीं होगी, और वो कहते हैं कि अब मैं एनडीए के साथ ही बना रहूंगा। लेकिन फिर भी ये समाचार आते रहते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, वो दिल्ली आए हैं तो पलटी मारने आए हैं। वो अगर राहुल कभी राहुल गांधी से आरजेडी नेता लालू प्रसाद से कभी मिल लेते हैं तो फिर आता है कि वो पलटी मारने वाले हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देखा जाए तो अब तक जो बीजेपी के साथ जिनको रखने वाले, तो एक मिनिस्टर था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिनको उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। वो राज्यसभा की सीट भी नहीं थी, सिंह थे कोई, पासी समाज के ही हैं, जिसके कुर्मी समाज के ही हैं, जिसके नीतीश कुमार हैं, और पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। वो एक कड़ी थे बिटवीन एनडीए एंड नीतीश कुमार की पार्टी, यानी बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी में। तो उनको जब चले गए तो लल्लन सिंह जो अध्यक्ष थे, वो उनका झुकाव थोड़ा आरजेडी की तरफ था। तो ये सब देखते हुए नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया, खुद अध्यक्ष बन गए, और उसके बाद उन्होंने संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो कि अभी राज्यसभा के सदस्य भी हैं, और प्रखर रूप से एनडीए का समर्थन करते हैं, मोदी जी का समर्थन करते हैं। तो जो भूमिका जॉर्ज फर्नांडिस निभा रहे थे उस समय, उस भूमिका में संजय झा आ गए हैं। तो संजय झा ने नीतीश कुमार को और एनडीए को सब एकत्रित करने का शुरू किया, और उन्होंने सभी नेताओं से संपर्क किया। यहाँ तक कि जो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान है, वो भी इस समय मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। और बीजेपी ने ये भी घोषणा भी कर दी है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो संजय झा ने फिर से एक बार नीतीश कुमार की छवि सुधारने की कोशिश की, क्योंकि अब तक उनकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं रही थी, ढीली पड़ गई थी, और उनकी जो सुशासन बाबू की इमेज थी वो 2-3 बार पलटी मारने के बाद और एक असमंजस की स्थिति में रही, तो उनकी काफी कमजोर हो गई थी। और 2020 के चुनाव में जो जब चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स के सामने, मतलब जनता दल यूनाइटेड के सामने, तो उस समय बीजेपी के जो समर्थक वोटक थे वो भी एक दुविधा की स्थिति में थे। वो ये नहीं चाहते थे, या नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने
नीतीश कुमार को वोट देने के बजाय रामविलास पासवान की पार्टी को वोट दिया, क्योंकि रामविलास पासवान खुलकर भले नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हो, वो हमेशा मोदी जी को अपना नेता मानते थे और मोदी जी के नेतृत्व की पूरी पूरी प्रशंसा भी क्या करते थे। तो नेताओं का तो ऊपर ऊपर मिलन हो गया था बीजेपी और आरजेडी आर जेडीयू के, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जो वर्कर्स थे उनका मिलन नहीं हो पाया था। तो इसी के लिए जो संजय झा है उन्होंने सब पार्टियों के जो लोकल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष वगैरह, उनकी पार्टी की एक मीटिंग नीतीश कुमार ने पटना में बुलाई, और उसमें उन लोगों को ये स्पष्ट किया गया कि भाई अगर हमको 243 में से 200 या 225 सीटें लानी है तो हम तो मिल जाएंगे, लेकिन जो ग्रास रूट पे वर्कर है, जो जेडीयू और बीजेपी के वर्कर है, उनका मिलना एक जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये सब लोग आए और उसमें मीटिंग में अच्छे खासे, और फिर जगह जगह हर 39 जिला मुख्यालयों पर इस एक तरह से कार्यकर्ताओं की और जो दोनों पार्टियों की उनकी मीटिंग बुलाई गई। और ये कार्य 15 जनवरी से शुरू किया गया। नवंबर में इसकी डिटेल प्लानिंग जो संजय झा ने इस मीटिंग में बताई थी, 15 जनवरी से शुरू किया गया, और इसको ईस्ट चंपारण जिले से शुरू किया गया था। और काफी जिलों में 15 या 20 जिलों में इसको कवर कर लिया गया है। और संजय झा का कहना है कि अ, ये बजट का जो पेश किया जाना है विधानसभा में बिहार का, उसके पहले पूरा ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इससे ग्राउंड पे काफी मदद मिलेगी। और इसी तरह का काम कुछ जॉर्ज फर्नांडिस में किया था। तो अभी ये कहा जा रहा है कि संजय झा जॉर्ज फर्नांडिस के रोल में है। तो इसमें एक और बात है कि नीतीश कुमार ने भी अपनी एक जन पद यात्रा शुरू की है, जो शायद 15-20 दिन चलेगी, और इसमें वो अपने कामों को गिनाने की बातें कर रहे हैं कि किस तरह से मैंने एक बिहार किस स्थिति में था उसमें से निकाल के मैं उसको कहाँ पे ले आया। तो ये सब करके उनकी एक छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है। और ये संजय झा भी बता रहे हैं कि बिहार एक बहुत ही पिछड़ा हुआ या जंगल राज से निकाल के थोड़ा उनको अच्छी स्थिति में लाया। और ये बात बिल्कुल सच है, जैसा कि मैंने सुना है कि 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने लगभग 50,000 गुंडों को जेल में भर दिया था, जो आरजेडी या विपक्षी दोनों से संबंधित थे, और जो दादागिरी, गुंडागर्दी या कानून के सुचारू रूप से चलने में बाधित करते थे। और पुलिस को इंस्ट्रक्शन थी कि इनकी किसी भी हालत में बेल नहीं हो पाए, तो उससे थोड़ी स्थिति सुधरी थी। और मैंने कई महिलाओं को कहते सुना था कि बीजेपी नीतीश कुमार ने काफी अच्छा सुधार दिया है। तो ये सब कहकर उनकी फिर से उनकी छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है। और नीतीश कुमार अब जो काफी फास्ट डिसीजंस भी हो रहे हैं, जैसे सड़कें में गड्ढे हैं, ओवर ब्रिज हैं, दूसरे फ्लाई ओवर्स हैं, इनके बहुत जल्दी जल्दी अप्रूवल्स हो रहे हैं और काम इन पे शुरू किया जा रहा है। तो एक तरह से पुनर्जीवित किया जा रहा है नीतीश कुमार की उस इमेज को। तो इन सब को चलते बिहार में वैसे भी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन रहा था एनडीए का, और उसको दोहराने की आशा है। और जो समय समय पर ये खबर निकल के आती रहती है कि बीजेपी की वो नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तो वो नहीं होगा। इन सब से तो यही लगता है कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी बिहार में बीजेपी जीते। हालांकि कई बार बीजेपी के लोग ये कहते रहते हैं कि अगर हमारी सीटें जाए तो जाए तो मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए। और इसके ही एक धागा पकड़ के आदित्य ठाकरे ने, जो कि एक तरह से जिसको एक बार पत्रकार रंजना ओम कश्यप ने महाराष्ट्र का पप्पू बताया था, उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि जो हमारी हालत हुई है वही आपकी भी हालत होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता इन सब के चलते जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, और जो मैंने आपको अपने पुराने कई वीडियोस में बताया है कि नीतीश कुमार इच्छा चाहे भी तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप पे ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ में मिले। तो मेरा तो ये मानना है कि अब अंत तक नीतीश कुमार बने रहेंगे आरजेडी के साथ में अपने रिटायरमेंट तक, और ये शायद उनका आखिरी विधानसभा चुनाव होगा। और अगले बार लोकसभा तक शायद वो चुनाव तक रिटायर भी हो जाए। एक सम्मानीय रिटायरमेंट अगर चाहते हैं तो वो फिर उन्होंने एक और खबर थी कि उन्होंने उपराष्ट्रपति बनने की भी कोशिश की थी, जो कि बीजेपी रिस्क नहीं ले सकती थी। है उन्हें अपना खुद का आदमी चाहिए था जो राज्यसभा को कंट्रोल कर सके।
अच्छा, नायडू के बारे में, वेंकटेशन नायडू के बारे बाद में तो उन्होंने एक बहुत ही सशक्त व्यक्ति को अभी बैठा रखा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी चुनाव में और इनमें 7 महीने बाकी है। पर मोटे मोटे रूप से ये लगता है कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे और एनडीए अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो इन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।